हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो हमने पढ़ा वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका पार्ट 1 पढ़ा। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो एक लंबा चैप्टर है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम उसको 2 पार्ट्स में कवर करें। तो आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2। कल हमने जो है स्पर्म के स्ट्रक्चर तक पढ़ा था। अब हम उसके आगे जो है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट उसको देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। देखो, मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? oogenesis बोला जाता है। ठीक है, विच इज मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमने कल की वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस देखा। सॉरी, नॉट कल का वीडियो, इट्स प्रीवियस वीडियो। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा दैट इज दी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, बट oogenesis जो है ओवम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये दो चीज़ें जो है काफ़ी डिफरेंट है। सो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल ओवरी। देखो, जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में जो oogenesis होता है वो उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होता है। मतलब जो अपने मदर के प्रेगनेंसी के टाइम पे रहती है, तो उस टाइम पर ही उनके एम्ब्रियो में ही ये डेवलपमेंट हो जाती है। क्या बनता है? गैमिट मदर सेल बनती है, जिसको oogonia बोला जाता है। आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। जो फीटस की ओवरी होती है ना, उसके अंदर oogonia बनता है। ठीक, सो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। सो जब फीमेल का बर्थ हो जाता है तब कोई और oogonia का फॉर्मेशन और उसका एडिशन नहीं होता है। सो दिस सेल स्टार्ट डिवीजन। फिर इसके जो सेल्स है वो डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। देखो, जैसे ही oogonia का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो सेल्स जो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। कौन सा डिवीजन करते हैं? वो मियोटिक डिवीजन करते हैं। मियोटिक डिवीजन करके वो अपने प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाते हैं टेम्परली, और उसको बोला जाता है प्राइमरी oocytes बोला जाता है। सो ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। देखो, फिर ये जो प्राइमरी oocytes जो है उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है सेल्स की। और कौन से सेल्स होते हैं? वो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। और उस जो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। ठीक है, सो अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। सो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का जो फेज होता है, उसके टाइम पे ढेर सारी फॉलिकल्स जो बनते हैं वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. So, हर एक ओवरी में प्यूबर्टी के बाद कितने 60,000 से लेकर के 80,000 तक के प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca and are called as secondary follicle. फिर जो प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं उनमें क्या होता है? जो ग्रेनुलोसा सेल्स का जो लेयर बनाता है ये और मोटा होते जाता है, और एक नया थीका सेल्स का लेयर बनता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ठीक, the secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। फिर secondary follicle tertiary follicle में बन जाता है। tertiary follicle में कैसे बनता है कि उसके अंदर जो है एक fluid filled cavity बन जाती है, जिसको antrum बोला जाता है। देखो, ये इस टाइप का follicle और इस टाइप की इसकी fluid filled cavity, इसके अंदर सारा fluid भरा रहता है, और यहाँ पे oogonia रहता है जो ये follicle को rupture करके बाहर आता है। The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa। फिर जो theca layer जो रहती है वो दो layers में convert होती है। अंदर वाली interna होती है theca interna, और बाहर वाली theca externa होती है। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। so यही टाइम है, प्यूबर्टी के बाद यही टाइम होता है जब जो प्राइमरी oocyte रहता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, वो क्या करता है? साइज में ग्रो होता है, और उसका पहला मियोटिक डिवीजन को वो कंप्लीट कर देता है। ठीक, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। ऑब्वियसली मियोटिक डिवीजन अनइक्वल डिवीजन है, रिडक्शन
सॉरी, सो मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होती है, लेकिन यहाँ पर ये अनइक्वल डिवीजन भी हो रहा है। अनइक्वल डिवीजन का ये मतलब है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो सेम रहेंगे, मतलब हाफ हाफ हो जाएंगे, बट जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है एक सेल में ज़्यादा आ जाएगा, दूसरे सेल में कम आएगा। सो रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट। देखा, एक बड़ा सा हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और पहली जो है टाइनी पोलर बॉडी, छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, so the secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। देखो, जो सेकेंडरी oocyte रहता है ना, उसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म आ जाता है प्राइमरी oocyte से। मतलब जो प्राइमरी oocyte था, ये देखो प्राइमरी oocyte डिवाइड हुआ दो, इसमें एक छोटा सा पोलर बॉडी बन गया और एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बन गया। तो इसका जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह था वो सब इसके अंदर आ गया और इसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? देखो, जो पोलर बॉडी जो पहली बनी है वो डिवाइड होगी कि डिजेनरेट होगी, इसका आंसर देना मुझे। सो एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अभी तक जो है हमको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल। फिर जो टर्शियरी फॉलिकल होता है वो और मैच्योर होगा और एक ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। सो जो सेकेंडरी oocyte है फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। फिर जैसे ही मैच्योर होता है ग्रेफियन फॉलिकल, वैसे ही उसके अंदर का जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अपने अराउंड में एक और लेयर बना देता है सेल्स वाला, उसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा बना देता है। ठीक, फिर द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स। अब जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो अब रप्चर हो जाएगा टू रिलीज दी सेकेंडरी oocyte। अब इस टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा जो कि ओवम होता है फ्रॉम दी ओवरी से। ठीक, सो बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन की प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ओवम रिलीज होगा ओवरी से। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पे छोटा सा प्राइमरी फॉलिकल है। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बना, सेकेंडरी टर्शरी में बना। देखो ये रहा टर्शरी फॉलिकल, ये बड़ा हो गया, साइज में भी ग्रो कर गया और उसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी बन गई और ये छोटा सा अपना oocyte है इसके अंदर। फिर ये मैच्योर हो गया, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में बन गया, बड़ा सा है और इसके बाजू में जो है वो लेयर दैट इज ग्रेनुलोसा और थीका वाले लेयर्स है ये सारे। और उसके बाद क्या हो जाता है, ओवम। फिर जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया, रप्चर हो गया और ये ओवम रिलीज हुआ इसमें से। ठीक है, ओवम रिलीज हुआ तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल ये एक स्ट्रक्चर बना देगा, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। फिर ये स्ट्रक्चर देखो इस और थोड़ा सा ग्रो हुआ, उसके बाद ये स्ट्रक्चर अपने आप डीजनरेट होकर गिर जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डीजनरेट होके निकल जाता है। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है मेल और फीमेल दोनों का। सॉरी, देखो, सो यहाँ पे मेल का जो है एट प्यूबर्टी पे सब स्टार्ट होता है। पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया करेगा माइटोसिस, डिफरेंशिएशन करेगा, एक से दो सेल, दो से चार सेल्स बनाएगा। फिर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो ये क्या बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, फिर बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा। सो ये रिड्यूस हो गया, अब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या है, रिड्यूस हो गया है। फिर आएगा स्पर्मेटिड्स। फिर ये जो मियोटिक डिवीजन हो गया, फिर एक सेल से चार सेल्स बन गए जिसका हाफ क्रोमोसोम नंबर है, तो ये स्पर्मेटिड्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद इन स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होगा, इनका सेल जो है स्पर्म्स की में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको बोला जाएगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फीमेल में ऊगोनिया। सो ये जो ऊगोनिया होता है ये कब होता है, फीमेल की फीटल लाइफ में होता है। ऊगोनिया करेगा माइटोटिस डिफरेंशिएशन करेगा, फिर वो बना देगा प्राइमरी oocyte बना देगा। फिर प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा लेकिन वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा। ठीक,
वो सब फीटल लाइफ में हो गया, फिर बच्ची का बर्थ हो गया, फिर चाइल्डहुड आ गया, फिर प्यूबर्टी आई। जैसे ही प्यूबर्टी आई ये अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। जो प्राइमरी oocyte था वो अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना देगा और एक छोटी सी पोलर बॉडी बना देगा जो क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर उसके बाद जो ये सेकेंडरी oocyte है ये ओवम तब बनता है जब कोई स्पर्म आकर के इससे टच होता है। ठीक है, जैसे ही कोई स्पर्म आकर के इसके जोना पेलुसिडा लेयर से टच होगा फिर ये जो है पूरे ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कब होगा? एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में होगा फीमेल के। ठीक है, फिर अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल। सो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मेनार्क। सो पहला मेंस्ट्रुएशन जो है प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है और उसको मेनार्क बोला जाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। सो ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, एक एवरेज इंटरवल होता है साइकिल का 28 से लेकर 29 डेज तक का जो एक एवरेज मतलब पीरियड होता है लगभग एक महीने का माना जाता है। ठीक, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो साइकिल होती है एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक की जो साइकिल होती है उसको क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। द ओवम इज रिलीज्ड, ओव्यूलेशन होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो जो ओवम होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल वाले टाइम पे रिलीज होता है। जैसे कि मान के चलो 28 डेज की साइकिल है। ठीक, 28 डेज की साइकिल है तो फर्स्ट साइकिल फर्स्ट डे से स्टार्ट हुई तो वो गई 28th डे तक का। सो इसका बीच वाला जो 14 डे वहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ठीक, तो इस तरह से ओव्यूलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डायग्राम भी है आगे, सो हम डायग्राम भी देखेंगे और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम एक्चुअली बहुत अच्छे से दिया हुआ है और है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सो इसको रीड करेंगे पैराग्राफ फिर डायग्राम देखेंगे। ठीक है, अभी हम मेजर इवेंट्स देखते हैं। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। इसमें दिखाया गया है द साइकिल स्टार्ट्स विथ द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। सो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब से स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है तब से। इट मीन्स जब ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जो कि 3 से 5 दिन तक चलती है। फिर द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। सो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है? जब एंडोमेट्रियल, हमने जो जैसे पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है सो वो उसमें काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ होते हैं। तो जब ये लाइनिंग टूटती है, ब्रेक होती है तो इसमें से ब्लड और टिश्यू जो है वो रिलीज होता है वजाइना के थ्रू, तो इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। फिर होता है मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओव्यूम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। और मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब जो रिलीज्ड ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तब। सो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हुई हो, लेकिन हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। लेकिन कोई और भी कॉजेज हो सकते हैं मेंस्ट्रुएशन नहीं होने के। ठीक, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। फिर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज आता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल मैच्योर। सो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, हमने जैसे जो फॉलिकल बनने का जो स्टेप्स देखे थे तो उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल था वो ग्रो होना स्टार्ट होता है और वो मैच्योर हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल में। ठीक है, सो ग्रेफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू पॉलीफरेशन। फिर क्या होता है, जैसे जो ग्राफियन फॉलिकल होता है फिर से ग्राफियन फॉलिकल और एंडोमेट्रियम ये दोनों चीज़ें एक साथ रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। So these changes in the ovary and the uterus are introduced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. So pituitary और ovarian hormones की वजह से जो है ये changes आते हैं। ठीक है, अभी हम डायग्राम को देखते हैं। ओके,
ठीक है। सो इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले ओहो देखो, सबसे पहले यहाँ पे शो किया गया है वो है मेंस्ट्रुएशन। सो डे फर्स्ट पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। इट मीन्स उस टाइम पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो रप्चर हो जाएगी और वो सब फ्लो हो जाएगा। सो 1 से लेकर के 5 दिन तक का रहता है, वो चलता है। उसके बाद जो है क्या स्टार्ट होगा, फॉलिकुलर फेज आएगा, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। ये देखो, प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, और प्रोलिफरेटिव का मतलब है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, जिसमें ये कॉर्पस ल्यूटियम जो हमने स्ट्रक्चर देखा था वो डेवलप होता है, तो वो स्ट्रक्चर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। फिर आता है नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। तो अब हम इसमें देखते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स कौन से। सो पिट्यूटरी हार्मोन है हमारे पास, FSH और LH। ठीक है। सो जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब लाइनिंग जो गिरती है वजाइना से, उस टाइम पर जो है दोनों हार्मोन्स नॉर्मल है। FSH बस थोड़ा सा पिक पर है, बाकी ये हार्मोन नॉर्मल है। ठीक है। इस टाइम पर क्या होता है, फॉलिकल थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, वो छोटा सा रहता है बट वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी जो है वो अपने थोड़े से लेवल पर है। उसके बाद क्या हो गया, फॉलिकुलर फेज आ गया। इट मीन्स फॉलिकल जो है डेवलप हो गया, फॉलिकल डेवलप हो गया। ये हो गया जो साइकिल थी, साइकिल के बीच वाला स्टेज आ गया, जिस टाइम पे फॉलिकल रप्चर होकर के ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन हो गया, लेकिन ओव्यूलेशन को क्या स्पर्म नहीं मिला फर्टिलाइज होने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये LH है, LH सर्ज हो जाएगा, मतलब LH एकदम हाई हो जाएगा और FSH भी काफ़ी हाई हो जाएगा, बट LH उससे ज़्यादा हाई होता है। और इस टाइम पे हो जाता है ओव्यूलेशन। तो याद रखना, ग्राफियन फॉलिकल कब रप्चर होगा, जब LH और FSH दोनों हाई होंगे। और ओवेरियन हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन जब हाई होता है और प्रोजेस्टेरॉन जब लो होता है, उस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है। ठीक है। अब जो कि उसको स्पर्म्स नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये ओवम जो है वो निकल गया, वो डिजेनरेट हो गया। फिर उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल था वो किस में डेवलप हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का पिक ऊपर गया, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम रहता है एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको बनाए रखना। ठीक है। फिर क्या होता है, अब जो कि ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो टूट ही जाएगी। फिर एस्ट्रोजन सर्ज होता है यहाँ पे, देखो, फिर यहाँ पे जो साइड में जब ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटनी है उस टाइम पे क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का सर्ज हो रहा है और प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन में गिरावट आ गई, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट करके गिर जाएगी, और FSH और LH जो है वो अपना नॉर्मल लेवल पर है, जो थे पहले जैसे ही। ठीक। सो ये समझ आ गया। ओके। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। वो जो डायग्राम था वो डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना डायग्राम को, और वो काफ़ी अच्छा मतलब बहुत इजी वे में डिपिक्शन दिया है इन सब चीज़ों का। ठीक। सो कौन से हार्मोन्स होते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, जैसे LH एंड FSH जो हमने देखा इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज के टाइम पर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और एक टाइम पर एकदम पिक पर आ जाता है, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और फॉलिकल का डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेंगे, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी करवाते हैं बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। सो जो ग्रोइंग फॉलिकल्स रहते हैं वो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। सो बोथ LH एंड FSH अटेन अ पिक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। तो जो साइकिल के मिडल में दोनों एकदम पिक लेवल पे चले जाते हैं 14th डे पर लगभग। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एज LH सर्ज। फिर जैसे ही LH सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है, LH सर्ज बोला जाता है। सो इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। इससे क्या हो जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होकर के ओवम का रिलीज होगा, दैट इज ओव्यूलेशन। The ovulatory phase is followed by the luteal phase। ठीक है। सो जो ओव्यूलेटरी फेज है वो फॉलोड होता है बाय ल्यूटियल फेज, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद क्या होता है, जैसे फॉलिकल जो है रप्चर हो गया, फिर उसके बाद फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है। और फिर कौन सा स्टार्ट होता है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है।
ठीक। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और ये कॉर्पस ल्यूटियम ढेर सारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। देखो, अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश्ड करनी है तो एंडोमेट्रियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जो है वो एंडोमेट्रियम में जा कर के वहाँ से वो इम्प्लांट होकर के न्यूट्रिशन लेगा, इसलिए एंडोमेट्रियम ज़रूरी होती है। अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन अपना हाई रहेगा और उसके बाद एंडोमेट्रियम बनी रहेगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल गिर जाएगा और एंडोमेट्रियम भी टूट जाएगा। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, और प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट स्टॉप हो जाते हैं, इसलिए कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, और फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। देखो, उसी की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जाता है और जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। सो मार्किंग अ न्यू साइकिल, फिर यही से जो है नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स। सो ह्यूमन बींग्स की जो फीमेल्स रहती है उनमें 50 ईयर्स तक की एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। सो इट इज़ टर्म्ड एज मीनोपॉज। सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुकता है तब उसको बोला जाता है मीनोपॉज। फिर आता है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। मेनार्क मतलब फर्स्ट जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम, उसको मेनार्क बोलते हैं, और मीनोपॉज तब होता है जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी। फिर आते हैं, हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन कोइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वजाइना, दैट इज इंसेमिनेशन। ठीक है, सो कॉप्यूलेशन के टाइम क्या होता है कि जो सीमन है वो पीनस के थ्रू वजाइना के अंदर रिलीज होता है, जिसको इंसेमिनेशन बोला जाता है। दी मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, जो मोटाइल स्पर्म्स रहते हैं वो रैपिडली स्विम करते हैं, पास थ्रू दी सर्विक्स, सर्विक्स से पास करते हैं, एंटर इनटू द यूट्रस, यूट्रस में चले जाते हैं, एंड फाइनली रिच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सो क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली, सर्विक्स में जाते हैं, सर्विक्स से यूट्रस में जाते हैं। ठीक, पहले वजाइना में, वजाइना से सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में जाते हैं, फिर यूट्रस से उसके एम्पुलरी रीजन में, जो फैलोपियन टिप का जो एम्पुलरी रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है वो वहाँ जाते हैं। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से वो भी जो है एम्पुलरी रीजन में एम्पुलरी रीजन में ट्रैवल करता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। So fertilization can only occur if ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy. देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी तभी होगी जब एक ही टाइम पर स्पर्म और ओवम उस रीजन में, एम्पुलरी रीजन में प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके वजह से ही जो है प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। The process of fusion of a sperm with an ovum is called as fertilization. So fertilization किसको बोलते हैं, जब sperm एक ovum के साथ फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है fertilization. So during fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. सो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, देखो यार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो लेयर है दैट इज द जोना पेलुसिडा लेयर। ये स्पर्म आया, स्पर्म आकर के जैसे ये जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, इसको टच करता है, ये लेयर जो है, ये लेयर स्पर्म सिर्फ इसी स्पर्म के लिए दरवाज़ा खोल देगी, लेकिन जो दूसरे स्पर्म्स आ रहे हैं उनके लिए दरवाज़ा बंद कर देगी, दूसरे स्पर्म्स की एंट्री नहीं होने देगी। सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर जाएगा, वो भी स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाएगा, बाकी सारा स्पर्म बाहर ही रहेगा। और ये जोना पेलुसिडा लेयर जो है और टफ टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों दूसरे स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि अगर एक साथ दो स्पर्म उसको आकर के फर्टिलाइज करते हैं तो
प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, जहाँ पे जो है डिप्लॉइड कंडीशन होना है, 2n कंडीशन होना है, वहाँ 3n कंडीशन, 4n कंडीशन, न जाने कितनी कितनी कंडीशन हो सकती हैं। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. सिर्फ एक ही sperm जो है fertilize कर सके ovum को. The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. So जो acrosome, जो हमने ये sperm का जो टिप देखा था, acrosome जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने में मदद करते हैं। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा के लेयर को ब्रेक करके स्पर्म के न्यूक्लियस को अंदर भेजते हैं। ठीक है, the completion of meiotic division of the secondary oocyte. So इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही जोना पेल्यूसिडा के मतलब जो स्पर्म जो जोना पेल्यूसिडा लेयर को टच करता है, वैसे ही जो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है उसके अंदर, और सेकेंडरी oocyte के अंदर जो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जिससे क्या होता है, दी सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। फिर इसमें जो है सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हैप्लॉइड ओवम, और एक हैप्लॉइड ओवम बन जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, oocyte बोला जाएगा। ठीक है, so soon the haploid nucleus of the sperms and that of ovum fuse together to form a diploid zygote. फिर क्या हो जाएगा, ओवम का वो एक दूसरे से फ्यूज होकर के जाइगोट बन जाएंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन दी जाइगोट, अब जाइगोट में कितना क्रोमोसोम्स होगा, पूरा 46 होगा। ठीक है, सो वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बिन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। सो यही स्टेज होती है जब सेक्स ऑफ द बेबी क्या डिसाइड हो जाता है कि बच्चा क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, इसी टाइम पर डिसाइड हो जाता है। कैसे, इसको देखते हैं। ठीक है, सो as you know the chromosome pattern in the human female is XX. देखो, सो जैसे कि हमको पता है कि जो क्रोमोसोम पैटर्न है ह्यूमन फीमेल में वो XX होता है और मेल में क्या होता है, XY होता है। सो देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स, सो सारे जो हैप्लॉइड गैमेट्स है ओवा प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल हैव सेक्स क्रोमोसोम X। सो फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी, सारे हैप्लॉइड गैमेट्स जितने भी प्रोड्यूस करेगी, सब में जो है X क्रोमोसोम होगा, लेकिन जो मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें होता है एक तो X होता है या फिर Y होता है, इसीलिए 50% स्पर्म्स में क्या हो जाएगा, X क्रोमोसोम होगा और बाकी 50% में क्या हो जाएगा, Y क्रोमोसोम होगा। सो आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज्ड द ओवम। अब जो मेल गैमेट होगा पूरा डिपेंड करेगा कि मेल गैमेट के ऊपर, मेल गैमेट के अंदर 50% X होता है, 50% Y होता है। तो जो भी स्पर्म जो है ओवम को फ्यूज करेगा, अगर उसके अंदर X हुआ तो फीमेल होगा और अगर उसके अंदर Y हुआ तो मेल होगा। The zygote carrying XY would develop into female baby and XX वाला zygote जो है फीमेल में डेवलप होगा और XY वाला जो है मेल में डेवलप हो जाएगा। डिवीजन है वो स्टार्ट होता है जैसे ही जाइगोट मूव करेगा थ्रू दी एस्थमस टू दी ओविडक्ट कॉल्ड एज क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। फिर देखो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा और इस माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज बोला जाएगा, और जो जाइगोट जो बना है जिसमें क्लीवेज हो रहा है वो जाइगोट इस्थेमस से ट्रैवल करेगा, यूट्रस तक जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, फॉर्म्स करेगा 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा जिसको बोला जाएगा ब्लास्टोमर्स बोला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो, ये जाइगोट बन गया। ठीक है, सो ए वाले में दिख रहा है, ये देखो ए वाले में ये जाइगोट बन गया। ए वाले में जो है ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, फिर ये इसके अंदर जो है सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी oocyte है और ये ऊपर जो है फॉलिकल। ठीक है, सो जैसे ही स्पर्म एंटर किया ओवम के अंदर, ये फर्टिलाइज हो गया। देखो दोनों का न्यूक्लियस एक बन गया। फिर फर्टिलाइज होने के बाद जो है डिवाइड हुआ, एक सेल था 2 सेल में डिवाइड हुआ, 2 से 4 सेल में डिवाइड हुआ, 4 सेल में हुआ डिवाइड, फिर 4 से 8 सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, सो ये डिवीजन हो गया। इस स्टेज पर ये बन गया मोरुला। देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था एम्पुला, फिर
यहाँ से फॉलिकल निकला, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ये जो यहाँ से ट्रैवल करते करते यूट्रस में आया, और ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी यहाँ पर जाकर के जो ये स्टेज ब्लास्टोमर ये जो है यहाँ पर जाकर इम्प्लांट हो गया, जो ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ठीक है, देखो वो जो ब्लास्टोमर जो डेवलप हुआ है उसको क्या बोला जाता है, मोरुला बोला जाता है। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। फिर ये मोरुला क्या हो जाएगा, कंटिन्यू डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, फिर वो यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड onto an outer layer called as ट्रोफोब्लास्ट। फिर क्या हो जाता है, जो ब्लास्टोमर्स रहते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, मतलब जो सेल्स रहती है ब्लास्टोमर वाली सेल्स, वो एक आउटर लेयर में जो है कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। और एक अंदर की साइड इनर ग्रुप भी बन जाता है सेल्स का अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होते हैं, जिसको बोला जाता है इनर सेल मास, ICM बोला जाता है। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। फिर जो ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर रहता है वो एंडोमेट्रियम में अटैच्ड हो जाता है, एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। सो ट्रोफोब्लास्ट अटैचमेंट की काम करते हैं, और जो अंदर वाले इनर सेल मास रहता है वो डिफरेंशिएट होकर के एम्ब्रियो बनाता है। सो आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन वॉल, द यूट्राइन सेल्स जो रहती है डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। फिर क्या हो जाता है, जो यूट्राइन सेल्स रहती है वो डिवाइड करती है रैपिडली अटैचमेंट के बाद, और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देती है, ताकि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एम्बेडेड हो जाए, और वो यूट्रस के अंदर जो एम्बेडेड हो ही जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, और इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन हुआ तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनियोनिक विलाई। ठीक है, फिर जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कोरियोनिक विलाई बोला जाता है, जो कि विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो यूटेराइन टिश्यू से सराउंडेड रहती है, एंड मैटरनल ब्लड, इसमें काफ़ी सारा मैटरनल ब्लड मतलब ब्लड वेसल्स और यूटेराइन टिश्यू से सराउंडेड रहती है। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यूज become interdigitated with each other and jointly forms a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal blood called as placenta। फिर जो ये कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू दोनों जुड़ जाते हैं, और दोनों जुड़ करके जो एक टिश्यू बना देते हैं, जिसको बोला जाता है प्लासेंटा। सो प्लासेंटा क्या होता है, लिंक होता है मदर के ब्लड से और डेवलपिंग फीटस, इन दोनों के बीच का एक लिंक होता है। फिर आते हैं दी प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो। सो प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है एम्ब्रियो पर, और रिमूवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सो जो एम्ब्रियो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेगा उसको रिमूव करेगा, और दूसरे जो है वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करेगा एम्ब्रियो से। फिर द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिकल कॉर्ड। सो प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो से अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। सो क्या करता है वो, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो से और प्लेसेंटा दोनों के बीच से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं अम्बिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। सो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन्स, जिसमें एक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स HCG हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजीन का प्रोडक्शन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। सो काफ़ी सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर लेता है प्लेसेंटा, और सबसे मेन होता है HCG। ठीक है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी the hormone called as relaxin is also secreted by the ovary। so ovary कौन सा हार्मोन जो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के लेटर फेज में ओवरी एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको रिलैक्सिन बोला जाता है। सो लेट अस रिमेंबर द HCG
HPL एंड रिलैक्सिन जो है आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये 3 हार्मोन्स वो है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं वुमेन के अंदर। सो इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स, दूसरे हार्मोन्स का लेवल जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोसिन वो इंक्रीज हो जाता है सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। सो जो मदर का जो ब्लड रहता है उसके अंदर इन हार्मोन्स का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन of these hormones is essential for supporting the fetal growth। so ये हार्मोन का जो इंक्रीज प्रोडक्शन रहता है वो फीटल की ग्रोथ के लिए जो है बहुत ज़रूरी रहता है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए और कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस मदर में उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है। सो ये डायग्राम दिया, देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो यही फिंगर लाइक वो वाले प्रोजेक्शन जिसको कोरियोनिक विलाई बोला जाता है, जो बाद में क्या बन जाता है, प्लेसेंटल विलाई बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो कॉर्ड जा रही है, दिस ट्यूब दैट इज नोन एज अम्बिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये जो है ये तो एम्ब्रियो है। फिर उसके बाद ये जो है रेड रेड दिख रहा है वो कैविटी ऑफ यूटरस है। फिर यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है वो योक सैक है। सो ह्यूमंस में योक सैक छोटा सा ही रहता है, एकदम प्रोमिनेंट नहीं होता है। सो प्लंग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। ठीक, तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट्स। जैसे इम्प्लांटेशन होता है फिर तुरंत जो है एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन होकर के क्या क्या बनाता है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन के बाद सो इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्टोडर्म। से एक आउटर लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्टोडर्म, एक इनर लेयर हो जाएगी अंदर वाली एंडोडर्म, और एक मेसोडर्म होगी जो मिडल लेयर होगी। सो अपीयर्स बिटवीन दी एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, जो एंडो और एक्टोडर्म दोनों के बीच में अपीयर होगा मेसोडर्म। ठीक है, एक्टो मतलब बाहर वाला लेयर, एंडो मतलब अंदर वाला लेयर, मीजो मतलब बीच वाला लेयर। सो दिस 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज। सो ये सारी लेयर्स जो है सारे टिश्यूज बनाती है, सारे ऑर्गन्स बनाती है एडल्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर, क्योंकि यही लेयर होती है जो सारे टिश्यूज को राइज करती है। पूरा बॉडी का जितना भी ऑर्गन है सब यही टिश्यूज लेयर बनाती है। It needs to be mentioned here that inner cell mass जो है contains certain cells called as stem cells which have the potency to give rise to all tissues and organs। देखो pluripotent stem cells होती है, it means ये जो stem cells रहती है कोई भी तरह का टिश्यू बना सकती है। ठीक, the human pregnancy lasts for 9 months। so human pregnancy 9 महीने की होती है। in human beings after 1 month of pregnancy the embryos heart is formed। सो एक महीने की प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू दी स्टेथोस्कोप। सो स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड को सुन करके हम बता सकते हैं कि फीटस जो है ग्रो कर रहा है। सो पहले मंथ में जो हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के एंड में प्रेगनेंसी के द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। सो दूसरे मंथ में लिम्स, उसके फिंगर्स, पैर के फिंगर्स, हाथ के फिंगर्स वो डेवलप हो जाते हैं। सो बाय द एंड ऑफ 12 वीक, जो पहला ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने खत्म होने के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, सो बहुत सारे जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स है वो बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स, हाथ पैर बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाता है, ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। सो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं। फिर आते हैं द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। सो 5th मंथ तक क्या हो जाता है, फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हाथ पैर बन गया तो अब उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और उसके जो है सिर पर बाल भी काफ़ी सारे बाल आ जाते हैं 5th मंथ तक। बाय द एंड ऑफ अबाउट 26 वीक्स, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने। सो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। सो पूरा बॉडी जो छोटे छोटे बालों से कवर रहता है। आईलिड्स सेपरेट, सो जो आईलिड्स रहती है वो सेपरेट हो जाती है, आई लैशेज बन जाती है। सो ये सारी चीज़ें बन जाती है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 9 महीने बाद द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड। सो 9 महीने बाद जो है फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और अभी डिलीवर हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं इसकी डिलीवरी और इसका लैक्टेशन। सो डिलीवरी होना उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, मतलब चाइल्ड बर्थ उसको पार्चुरेशन बोला जाता है। ठीक है,
द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ. सो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है विच इज़ कॉल्ड एज जस्टेशन पीरियड. सो इस 9 मंथ को जस्टेशन पीरियड बोला जाता है. सो विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्जन डिलीवरी ऑफ फीटस. बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होता है यूट्रस के अंदर और इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, फीटस डिलीवर हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. इसको पार्चुरेशन बोला जाता है. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. सो बहुत एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे हार्मोन्स भी जो है यूज़ होते हैं, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called as fetal ejection reflex. देखो क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के लिए, सिग्नल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फीटस और प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, सो फीटस और प्लेसेंटा जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल्स आते हैं डिलीवरी के लिए. तो पहले पहले क्या होता है, छोटे छोटे माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ताकि पता चले कि भाई डिलीवरी होना है करके, जिसको बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. सो जैसे ही होता है तुरंत ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. मम्मी के पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स. जो यूट्राइन मसल्स होते हैं उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा, कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिससे और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा. ठीक है, सो दिस द stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contractions. जैसे ऑक्सीटोसिन और सिक्रीट होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाएगा. जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगा और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा. ऐसे करते करते जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो और भी स्ट्रांग होता जाता है. सो दिस लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल. सो जो बर्थ कैनाल होता है उसके थ्रू जो है बेबी बाहर आ जाता है, जिसको पार्चुरेशन बोला जाता है. सो सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे उसकी डिलीवरी हो जाती है द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड. जो प्लेसेंटा रहता है वो भी बाहर आ जाता है आउट ऑफ द यूट्रस. ठीक है, यूट्रस के बाहर आ जाता है. ठीक, फिर आते हैं दी मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन. और जो मैमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल में, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसमें डिफरेंशिएशन होता है. डिफरेंशिएशन होने की वजह से वो क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. इसलिए प्रेगनेंसी के लास्ट तक जो है मिल्क का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लैक्टेशन बोला जाता है. दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न. सो जो न्यू बॉर्न होता है उस न्यू बॉर्न को फीडिंग में मदद करता है मिल्क. ठीक है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज. सो जो पहले इनिशियल फ्यू डेज रहते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, तब वो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम बोला जाता है, जो कि विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज. उसके अंदर ढेर सारी एंटीबॉडीज रहती है, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस डेवलप करती है फॉर न्यू बॉर्न बेबीज. सो न्यू बॉर्न बेबीज में जो है रेजिस्टेंस को डेवलप करती है. सो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी. अगर बेबी को हेल्दी रखना है तो इनिशियल पीरियड में इन्फेंट के ग्रोथ के टाइम पर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं. ठीक है, ठीक है, तो चैप्टर जो है यही समाप्त होता है. अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले